गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय चैनल गर्वित कॉमर्स क्लास। तो भाई आज हम जो हमारी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है क्लास 12th उसका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर का नेम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द वे ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी इंडिपेंडेंस के टाइम जो हमारी इंडियन इकोनॉमी थी उसकी क्या कंडीशन थी। तो सबसे पहला दे रखा है कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश रूल। मतलब ब्रिटिश रूल के अंडर जो हमारी इंडियन इकोनॉमी थी उसका कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन हुआ था। देखो कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन क्या होता है, अगर कोई भी हम किसी भी पर्सन को नुकसान पहुंचाते हैं अपने खुद के बेनिफिट के लिए तो उसको हम कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन बोलते हैं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे इंडिया के साथ ऐसा ही किया था, उन्होंने अपने खुद के बेनिफिट के लिए हमारी इंडियन इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा हर्ट किया था। Indian economy under the British rule was subjected to colonial exploitation. It implied a targeted exploitation of all sectors of the economy by the British government. This is how it happened. First, a colonial exploitation of agriculture sector. मतलब कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे इंडियन इकोनॉमी के सभी सेक्टर को एक्सप्लोट किया था। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर के बारे में बताया कि एग्रीकल्चर जो है वो हमारी इंडिया की बैकबोन है, उसको कैसे एक्सप्लोटेड किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। तो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक लैंड रिवेन्यू सिस्टम बना रखा था जिसको जमींदारी सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर वाज थ्रू द जमींदारी सिस्टम ऑफ लैंड रिवेन्यू। जो जमीन के जो ओनर थे एक्चुअल वो जमींदार होते थे और उन पर जो खेती करते थे वो फार्मर होते थे। ठीक है, तो जो जमींदार है उनको एक फिक्स अमाउंट रॉयल्टी का ब्रिटिश गवर्नमेंट को जमा करवाना पड़ता था, लेकिन वो फ्री थे कि वो फार्मर से कितना भी वसूल सकते हैं। ये बताया कि जमींदार वर डिक्लेयर्ड एज ओनर ऑफ द सॉइल, दे वर टू पे फिक्स सम टू द गवर्नमेंट बाय वे ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड वर फ्री टू एक्सट एज मच एज दे विश फ्रॉम द टिलर ऑफ द सॉइल। मतलब उनके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं था, वो जितना चाहे फार्मर से वसूल कर सकते थे, लेकिन उनको गवर्नमेंट के पास एक फिक्स अमाउंट ही सबमिट करवाना पड़ता था। द टिलर ऑफ द सॉइल गॉट वेयर मिनिमम फॉर सर्वाइवल। जो टिलर ऑफ द सॉइल जो फार्मर उस पर खेती करता था वो मुश्किल से अपना पेट भर पाता था। दे वर लेफ्ट विद नो सरप्लस फॉर इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। उनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ नहीं बचता था। द जमींदार ऑन द अदर हैंड स्पेंड देयर रेवेन्यू इनकम ऑन द लग्जरी लाइफ, लिटिल और नो इन्वेस्टमेंट वाज मेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। जमींदार के पास जो पैसे आते थे तो जमींदार उन पैसों से अपनी लग्जरी लाइफ मतलब अपनी लाइफ इंजॉय करता था। मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने के लिए उसने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया। सेकेंड है कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। देखो प्रायर टू इंडिपेंडेंस जो हमारे इंडियन जो हैंडीक्राफ्ट गुड्स थे वो पूरे वर्ल्ड वाइड रेपोर्टेड थे। ठीक है, बहुत सारी कंट्रियां हमारे इंडिया के जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट थे उनको इंपोर्ट करती थी बहुत सारी कंट्रियां। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसियां बनाई कि हमारे हैंडीक्राफ्ट बिजनेस को डिस्ट्रॉय कर दिया पूरी तरह। उन्होंने ऐसी पॉलिसी बनाई कि अगर इंडिया एक्सपोर्ट करेगा हैंडीक्राफ्ट गुड्स का तो उस पर उन्होंने टैक्स ज़्यादा लगा दिया, और अगर इंडिया कोई भी गुड्स ब्रिटेन से इंपोर्ट करता है तो उसको टैक्स फ्री कर दिया। प्रायर टू द ब्रिटिश रूल इंडस्ट्रियल सेक्टर इन इंडिया एज वेल एज नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट। इंडियन हैंडीक्राफ्ट enjoyed a worldwide reputation for their variety and quality, but these were destroyed by the British government in two ways. First, a foreign demand for the Indian handicraft was destroyed by way of heavy duty on their export. मतलब जो फॉरनर हमारे हैंडीक्राफ्ट गुड्स खरीदते थे उनके ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टैक्स ज़्यादा लगा दिया। इससे उसके प्राइस बढ़ेंगे और प्राइस बढ़ेंगे तो फॉरनर हमारे हैंडीक्राफ्ट गुड्स कम खरीदेंगे। Second, domestic demand for the Indian handicraft was destroyed by way of duty-free import of the British goods in the Indian market. और जो हमारे इंडियन अपने हैंडीक्राफ्ट गुड्स यूज करते थे उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसियाँ बनाई, अगर हम ब्रिटेन से कोई भी गुड्स इंपोर्ट करेंगे तो ड्यूटी फ्री होगा, यानी उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट है कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे इंटरनेशनल ट्रेड का भी कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन किया। उन्होंने यहाँ भी ऐसी पॉलिसियाँ बनाई। देखो ब्रिटिश गवर्नमेंट से पहले जो हमारे इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड था वो मोस्टली सभी कंट्रियों के साथ था, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे इंडिया के फॉरेन ट्रेड पे अपना मोनोपोली राइट बना लिया।
अब हमारी मोर देन 70% जो ट्रांजेक्शन थी एक्सपोर्ट इंपोर्ट की वो ब्रिटेन के साथ ही होगी। और उन्होंने क्या किया, हमारे इंडिया में अपना जो ब्रिटेन के जो प्रोडक्ट थे वो बिल्कुल टैक्स फ्री कर दिए, और जो इंडिया अपने हैंडीक्राफ्ट गुड्स फॉरेन कंट्रियों को एक्सपोर्ट करता था उस पर ज़्यादा टैक्स लगा दिया। Indian international trade was exploited through discriminatory tariff policy. It implied duty-free export of Indian raw material to fulfill the industrial need in Britain. अगर इंडिया अपने रॉ मटेरियल को ब्रिटेन को एक्सपोर्ट करेगा तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड्स टू एक्सपेंड डिमांड फॉर द ब्रिटिश गुड्स इन द इंडियन मार्केट। और इंडिया जब ब्रिटेन से अपने फिनिश गुड्स परचेज करेगा तो उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो उन्होंने ऐसी पॉलिसियाँ बनाई कि जो हमारे इंडिया का जो रॉ मटेरियल था वो सारा ब्रिटेन जाने लग गया, और ब्रिटेन के जो फिनिश गुड्स थे वो इंडिया में उन्होंने बेचने स्टार्ट कर दिए टैक्स फ्री। तो ब्रीफली ऑनिंग टू इट्स कॉलोनी एक्सप्लोटेशन द इंडियन इकोनॉमी बिकेम बोथ स्ट्रेंथ एज वेल एज बैकवर्ड। तो हमने पढ़ा कि हमारे इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में पढ़ा, इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में पढ़ा और एग्रीकल्चर, तीनों के तीनों क्या थे, तीनों का कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन हुआ था। तो हमारी इंडियन इकोनॉमी पूरी तरह से बैकवर्ड इकोनॉमी थी ऑन द वे ऑफ इंडिपेंडेंस। तो अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द वे ऑफ इंडिपेंडेंस। यानी हमारी इंडियन इकोनॉमी कुछ फीचर्स बताई हैं आज़ादी के टाइम पे। फर्स्ट पॉइंट है स्टेंज इकोनॉमी। स्टेंज इकोनॉमी क्या होती है, जिसमें कोई भी ग्रोथ ना हो या नाम मात्र की ग्रोथ हो। तो उस टाइम पे जो हमारी इंडियन इकोनॉमी थी वो स्टेंज इकोनॉमी थी। ऑन द वे ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वाज कंप्लीटली ए स्टेंज इकोनॉमी। स्टेंज इकोनॉमी इज द वन विच शो लिटिल और नो ग्रोथ इन इनकम। जिसने बताया कि बिटवीन 1860 टू 1925 ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम वाज एज लो एज 0.5% पर एनम। मतलब 1860 से लेकर 1925 के बीच में जो हमारी पर कैपिटा इनकम की जो ग्रोथ थी वो 0.5% पर एनम थी, और 1925 से 1950 के बीच में ये 0.1% पे आ गई। ऑन द अकाउंट ऑफ दिस बल्क ऑफ इंडियन पॉपुलेशन लिव्ड इन पॉवर्टी। तो मोस्टली पॉपुलेशन क्या थी, गरीब थी। ठीक है। सेकंड पॉइंट है बैकवर्ड इकोनॉमी। उस टाइम पे हमारी जो इंडिया वो भी इकोनॉमी बिल्कुल बैकवर्ड थी। इंडियन इकोनॉमी वाज ए बैकवर्ड इकोनॉमी ऑन द वे ऑफ इंडिपेंडेंस। बैकवर्ड इकोनॉमी इज द वन इन विच पर कैपिटा इनकम इज वेरी लो। इन 1947 टू 48 पर कैपिटा इनकम ओनली 230 रुपये थी। तो मोस्टली पॉपुलेशन हमारी गरीब थी, वो अपने जो नेसेसरी गुड होते हैं फूड शेल्टर एंड क्लॉथ उनको वो भी नहीं मिल पा रहा था। थर्ड पॉइंट दे रखा है एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस। एग्रीकल्चर भी पूरी तरह से बैकवर्ड था। हमारी लगभग 72% पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में लगी हुई थी, बट इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू जीडीपी वाज ओनली 50%। दूसरा, एग्रीकल्चर सेक्टर की जो प्रोडक्टिविटी थी वो बिल्कुल लो थी। पर हेक्टर आउटपुट ऑफ व्हीट ओनली 660 किलोग्राम और राइस केवल 665 किलोग्राम था। और जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन था वाज बेयरली इनफ फॉर सब्सिस्टेंस। मतलब इतना काफ़ी नहीं था कि हम अपनी डिमांड सेटिस्फाई कर सकें। इन 1947 टू 48 इट वाज रिकॉर्डेड टू बी जस्ट 527 लाख टन। फोर्थ पॉइंट है इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। तो इंडस्ट्री पूरी तरह से बैकवर्ड थी। देयर वाज ए वे टू लैक ऑफ बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्री इन द कंट्री। यानी हमारे इंडिया में कोई भी बड़ी इंडस्ट्री नहीं थी उस टाइम पे। प्रोडक्शन ऑफ मशीन वाज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। मशीनों का प्रोडक्शन नहीं होता था, हमारे को मशीन बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती थी। और जो स्मॉल स्केल और कोटेज इंडस्ट्री थी वो ऑलमोस्ट क्या थी, मतलब लॉस में चल रही थी। फॉर द बल्क ऑफ इट्स कैपिटल गुड्स रिक्वायरमेंट द इंडियन इंडस्ट्री वाज डिपेंड अपॉन इम्पोर्ट फ्रॉम ब्रिटेन। तो हमारे यहाँ पे कैपिटल गुड्स की यानी मशीनें बनाने वाली इंडस्ट्री नहीं थी, इसलिए हमारी कंट्री ब्रिटेन से जो सामान हम इंपोर्ट करते थे उनके ऊपर डिपेंड थी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है पांचवा, रैम्पेंट पॉवर्टी। बल्क ऑफ द पॉपुलेशन वाज वेरी पुअर। पीपल वर नॉट गेटिंग 2 स्क्वायर मील ए डे। दे lacked shelter and clothing. This was a largely owing to widespread unemployment. ठीक है, यानी गरीबी बहुत ज़्यादा थी। और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर जो बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, वो बहुत ही डाउन था उस टाइम पे हमारा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंक्लूडिंग मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट, जनरेशन ऑफ पावर एनर्जी वाज एक्सट्रीमली लो। इन 1948 पावर जनरेशन कैपेसिटी वाज मेरली 2100 मेगावाट। लेंथ ऑफ रेलवे लाइन वाज 53,596 किलोमीटर। पक्का रोड हैड ए कवरेज ऑफ 155,000 किलोमीटर ओनली। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर जो लेवल था वो बिल्कुल डाउन था। हैवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स। यानी हमारी जो पॉपुलेशन थी, क्योंकि डोमेस्टिक इंडस्ट्री तो डेवलप नहीं थी, तो मोस्टली पॉपुलेशन इंपोर्ट के ऊपर डिपेंड थी।
जो एक कंट्री के लिए गुड साइन नहीं होता है। द कंट्री हैड टू डिपेंड ऑन इम्पोर्ट फॉर मशीनरी एंड अदर इक्विपमेंट ऑफ प्रोडक्शन। आर्म्ड फोर्स ऑफ द कंट्री वाज ऑल्सो डिपेंडेंट हैवली ऑन फॉरेन इम्पोर्ट फॉर मोस्ट ऑफ द डिफेंस इक्विपमेंट्स। Besides, several consumer goods like sewing machine, medicines, kerosene oil, bicycles, etc. used to be imported from abroad. तो जितने भी पॉइंट हमने पढ़े हैं इसमें हर एक में यही देखने में आया कि इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईवे ऑफ इंडिपेंडेंस बैकवर्ड इकोनॉमी थी हर एक सेक्टर में। लिमिटेड अर्बनाइजेशन, जो शहरीकरण था बहुत ही कम था। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस बल्क ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया लिव्ड इन विलेज। इन 1948 ओनली 14% पॉपुलेशन लिव्ड इन अर्बन एरियाज और 86% रूरल एरियाज में। और रूरल एरियाज में सभी को पता है कमी होती है लेक्ड अपॉर्चुनिटी आउटसाइड एग्रीकल्चर, दिस कंपाउंडेड देयर पोवर्टी, क्योंकि रूरल पॉपुलेशन मोस्टली एग्रीकल्चर पे डिपेंड होती है और उस टाइम पे हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो भी टोटली बैकवर्ड था। सेमी फेडरल इकोनॉमी, सेमी फेडरल इकोनॉमी मतलब ऑन द वे ऑफ इंडिपेंडेंस जो हमारी इंडियन इकोनॉमी थी ना तो पूरी तरह से सोशल इकोनॉमी थी और ना ही पूरी तरह से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी, यानी मिक्स्ड इकोनॉमी थी हमारी इंडिया, जिसमें दोनों सेक्टरों का रोल होता है, प्राइवेट सेक्टर का भी और गवर्नमेंट का भी। ऑन द वे ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वाज नाइदर वोली फेडरल नॉर ए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इट वाज ए मिक्स्ड इकोनॉमी और ए सेमी फेडरल इकोनॉमी। सच एन इकोनॉमी हैज़ द मिक्सचर ऑफ फेडरलिस्टिक एंड कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन। फेडरल मोड ऑफ प्रोडक्शन लीड टू लो प्रोडक्टिविटी, लो प्रोडक्टिविटी लीड्स टू बैकवर्डनेस। ठीक है, मतलब फेडरल मोड मतलब गवर्नमेंट सेक्टर का जब रोल होता है प्रोडक्शन में तो गवर्नमेंट सेक्टर की प्रोडक्टिविटी कम होती है और प्रोडक्टिविटी कम है तो यानी कि बैकवर्डनेस का साइन था ये भी एक। लास्ट पॉइंट है भाई कॉलोनियल इकोनॉमी। कॉलोनियल यानी हमारे जो इंडिया का जितने भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर पूरी तरह से बैकवर्ड थे, तो उस ऐसी इकोनॉमी को हम कॉलोनियल इकोनॉमी बोलते हैं। इंडियन इकोनॉमी वाज ए कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। इट इम्प्लाइड एक्सप्लोटेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी फॉर द बेनिफिट ऑफ द ब्रिटिश इकोनॉमी। फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन highlight how Indian economy suffered at the hand of the British rulers. First, they रखा British government curbed domestic industry by imposing heavy taxes. This forced the Indians to buy the British goods. यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हैवी टैक्स लगा के हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉयड कर दिया और अपने ब्रिटिश गुड्स की सप्लाई इंडिया में बढ़ाने के लिए उनको टैक्स फ्री कर दिया। सेकेंड, इंडियन इकोनॉमी वाज यूज्ड एज सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द ब्रिटिश इंडस्ट्री। एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल वर ऑलमोस्ट ड्यूटी फ्री, थस नेचुरल रिसोर्सेज इन इंडिया वर ड्रेन फॉर द ग्रोथ ऑफ द ब्रिटिश इंडस्ट्री। दूसरा उन्होंने क्या किया, इंडिया को एक मार्केट बना दिया रॉ मटेरियल, यानी इंडिया अपना रॉ मटेरियल ब्रिटेन को एक्सपोर्ट करेगा और बिल्कुल टैक्स फ्री। ठीक है, मतलब हमारे इंडिया के जो रिसोर्सेज थे वो ब्रिटेन इंडस्ट्री को डेवलप करने में लगे हुए थे। अगला पॉइंट है एट्रोसिटीज वर कमिटेड ऑन द इंडियन आर्टिसंस सो एज टू फोर्स देम टू क्लोज देयर कॉटेज इंडस्ट्री। दिस लेड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स। मतलब उनकी कुछ ऐसी पॉलिसियाँ थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की जिन्होंने हमारी स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्री को बंद करवा दिया, क्योंकि वो लार्ज इंडस्ट्री के साथ कंपटीशन नहीं झेल पाई और जो स्मॉल इंडस्ट्री होती है ये ज़्यादा नौकरियां प्रोवाइड करती हैं, क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज़ करती हैं तो इनमें ज़्यादा नौकरियां मिलती हैं। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको सेव रखने के लिए कोई पॉलिसियां नहीं बनाई। ठीक है भाई।